आज हम एक अपने उसको वापस शिलालेखों की इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं बिजोलिया शिलालेख से। ये भाग तीसरा है। देखिए, हमारा मकसद सीधा सा ये है कि हम जितना जल्दी हो सके उतना तो ये अपना काम करें। और दूसरी बात, क्योंकि हम जो टारगेट आरएस अपना जो मुख्य ध्येय है वो ये है कि हम चीज़ों को संपूर्णता के साथ तो पढ़ें और सटीकता के साथ पढ़ें, क्योंकि त्रुटि रहित अगर हम अध्ययन करेंगे तब ही हम आगे जाकर इन चीज़ों को उस तरीके से लिख पाएंगे, क्योंकि ये सारा लिखने का खेल है आरएस मुख्य परीक्षा। और इसके लिए मैं जो अपने संस्थान के द्वारा जो लेखों की श्रृंखला हमने शुरू की है, इन अभिलेखों के तीसरी इस कड़ी में हम आज पढ़ रहे हैं बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया जैसा कि सबको विदित है भीलवाड़ा में है, क्योंकि इन चीज़ों को हम विस्तार देने से अच्छा है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा विस्तार दें जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि उन चीज़ों में घुसने का कोई अर्थ नहीं होगा जिन चीज़ों को, क्योंकि जैसे आपके सामने पीडीएफ है, पीडीएफ को आप अच्छी तरह खुद भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पीडीएफ जनरल चीज़ है, आप उठाया और देख सकते हो, क्योंकि पीडीएफ आपके सामने होगी। जो चीज़ समझने की होगी उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ों को हम जनरली है जैसे हम रीडिंग मारते हैं उस तरीके से हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को हमें एक बार नहीं, हमें बार बार इनको अध्ययन करना पड़ेगा। तब जाकर हम उन चीज़ों को उस लेवल पर लेकर आएंगे। जब हम आरएस मुख्य परीक्षा को जब लिखने बैठें तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आए कि हाँ ठीक है, बिजोलिया लेख था, हमने पढ़ा है, हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। क्योंकि आरएस मुख्य परीक्षा का एक हमें विषय ध्यान रखना है कि किसी भी विषय में विशेषज्ञ नहीं बनकर हमें सबके ज्ञाता उस तरीके से नहीं बनना है कि जैसे हमको आप टीचिंग करवानी है। आप हमें उन तरीके से हमें पढ़ना है कि हम इन चीज़ों को आराम से समझ सकें। ठीक है, बिजोलिया भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण था। ये ध्यान रखना, ये 5 फरवरी 1170 का ये लेख है। ये शिलालेख दिगंबर, देखना श्वेतांबर और दिगंबर, तो दिगंबर से है। जैन श्रावक, ये श्रावक हुआ करते थे, लोलाक द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में बनाया गया था। क्योंकि जितने भी लेख लगाए गए वो किसी मंदिर के लिए, किसी भी दुर्ग के लिए, किसी बावड़ी के लिए, उनकी स्मृति में, या फिर यज्ञों के लिए। जैसा कि यूप स्तंभों के बारे में हमने चर्चा की थी, तो यूप स्तंभ सब के सब यज्ञों की स्मृति में वहाँ स्थापित करवाए गए थे। उसी तरीके से इसमें 13 पद्य हैं एवं 32 श्लोक है। ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। इसमें सांबर एवं अजमेर के चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है। देखो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो चौहान हैं, क्योंकि राजपूत माने जाते हैं, ये क्षत्रिय माने जाते हैं, लेकिन ये जो बिजोलिया लेख है ऐसा कई बार आरएस मुख्य परीक्षा में, आरएस प्री एग्ज़ाम में, इसके अलावा कई सारे जो आरपीएससी एग्ज़ाम लेती है, आयोजन करवाती है, उनमें कई सारे एग्ज़ाम में पूछा गया बिजोलिया शिलालेख से, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लेख है। इसमें 12वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक एवं शिक्षा संबंधी व्यवस्था का व्यापक वर्णन मिलता है। बिजोलिया शिलालेख का रचयिता गुणभद्र था तथा इसका लेखक कायस्थ केशव था और अंकित या उत्कीर्ण करने वाला व्यक्ति गोविंद था। देखो, ये 3 चीज़ें अलग अलग हो गई। रचयिता गुणभद्र था जिसने इसका डायग्राम बनाया, लेखक जिसको लेखन क्षमता जिसने उस पर खुदाई की होगी वो कायस्थ केशव था, और अंकित या उत्कीर्ण करवाने का इनकी जिसको जहाँ लगवाया गया वो उसका नाम था गोविंद। इस लेख में उस समय के क्षेत्रों में प्राचीन नाम भी दिए गए हैं, जैसे जाबालीपुर। हमें जो जाबालीपुर जालोर के लिए हम बात करते हैं तो वो यहीं से मिलता है। शाकंभरी सांबर का नाम, दिल्ली का नाम, मंडलकर मांडलगढ़ का, नड्डुल नाडोल का, श्रीमाल भीनमाल का, विंध्यवल्ली बिजोलिया का इत्यादि, इससे यहाँ जानकारी मिलती है। 12वीं शताब्दी में भूमि दान में दी जाने वाली भूमि को ढोली कहते थे। आज भी अगर ग्रामीण प्रवेश में हम बात करते हैं तो वो ढोली कहा जाता है। जो मतलब में देवस्थान विभाग में किसी भगवान के नाम पर जो खातेदारी ज़मीन है उसको आज भी ढोली कहा जाता है ग्रामीण प्रवेश में। और समूह की बड़ी इकाई को प्रतिगण नाम से जाना जाता था। इस लेख के अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान थे, जिन्होंने 551 में शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की, सांबर झील का निर्माण करवाया तथा अहिछत्रपुर जो नागौर को अपनी राजधानी बनाया। मोहिल चौहानों की एक शाखा है, ऐसा इसमें
बता रखा है। आगे देखिए, दूसरे लेख की हम बात कर रहे हैं। लेख का नाम है नांदेशमा का लेख। ये नांदेशमा का लेख 1222 ईस्वी उदयपुर का है। इसमें जयत्र सिंह की राजधानी नागदा बताई गई है, जिसमें स्पष्ट होता है कि 1222 ईस्वी में नागदा नगर का पतन नहीं हुआ था। नागदा घुइलों की राजधानी थी, ऐसा स्पष्ट है। लूण वसई की प्रशस्ति देखिए, 1230 ईस्वी में संस्कृत भाषा में है लूण वसई, जो ये जो वर्तमान में है ना, लूण वसई मंदिर से मिली है। और लूण वसई मंदिर है ना, वो देलवाड़ा गांव है जो आबू के पास में है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया। 1230-31 ईस्वी में करवाया गया था इसका मंदिर का निर्माण। इस मंदिर में 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। तेजपाल ने यह मंदिर अपनी पत्नी अनुपमा देवी के लिए बनवाया था। नेमिनाथ प्रशस्ति में आबू के शासक धारावर्ष का वर्णन है। इस प्रशस्ति में आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा, गुजरात पर शासन करने वाले परमार वंशीय राजाओं की देखिए आप, उसकी अगर हम बात करेंगे बिजोलिया की, तो सीधी सी बात है कि वो चौहान वंश से समर्पित था। लेकिन इसकी बात करेंगे तो इसमें ये परमार वंशीय राजाओं की इसमें उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसमें मेवाड़ के गुहिल वंशीय राजा सामंत सिंह और गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजा अजयपाल के मध्य युद्ध का वर्णन भी है। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर ने की थी तथा सूत्रधार चंडेश्वर ने इसे उत्कीर्ण करवाया था। आगे देखिए, जो अभिलेख उसका नाम है हुडेरा, यानी कि जोग्यान। इसको सती का स्मारक लेख भी कहा जाता है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो नरहरिदास राठौड़ की पत्नी पोहड़ कृष्णा, जिसको पोहड़ कृष्णा भी कहा जाता था, सती हुई थी तब राठौड़ों के वैवाहिक संबंध भाटियों से होने लगे थे। ये लेख 1252 ईस्वी का है। ये एक इम्पोर्टेंट लेख है। आगे देखिए, सूंडा पर्वत का लेख जो 1262 ईस्वी का है। ये सूंडा जो पर्वत है ना, वो जालोर जिले के जसवंतपुरा गांव है ना, उसके पास में उस वहाँ शिलालेखों में इसका ये लेख मिला है। यहाँ जालोर के शासक चाचिक देव चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी है। इससे भी ज्ञात होता है कि समर सिंह जालोर के गढ़ का निर्माण करवाया था और समरपुर की स्थापना की थी। इस लेख का रचयिता जैन साधु जय मंगलाचार्य था, उत्कीर्णकर्ता और सूत्रधार जैसा था। ये जैसा नाम है ना। ये लेख जालोर के सोनगरा चौहानों के संस्थापक कीर्तिपाल व उसके उत्तराधिकारियों के बारे में जानकारी देता है। इस लेख को सोनगरा चौहानों की प्रशस्ति अथवा चौहानों की प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो ये वर्ड है, चौहानों की प्रयाग प्रशस्ति कौन से लेख को कहा जाता है, तो सूंडा पर्वत के शिलालेख को कहा जाता है, जो 1262 ईस्वी का है। दो चाचिक देव चौहान के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। आगे हम बात करते हैं गंभीरी नदी के पुल का लेख। देखिए, हम जितने भी इन लेखों का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उस लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको भी ये लगेगा कि ये शॉर्ट है, लेकिन डिटेल में, क्योंकि हम जो वीडियो जो बना रहे हैं उस वीडियो में एक समय सीमा होती है, समय की बाध्यता होती है, इसलिए हम उसको इतना लंबा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी जानकारी इसमें हो जाए, क्योंकि इन चीज़ों को हम बार बार रिपीटेशन में जाएंगे, बार बार इसको हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक बार से इन चीज़ों को नहीं होगा। आपको अपने हाथ से इन चीज़ों को लिखना होगा और अपने नोट्स यहाँ से तैयार करने होंगे, क्योंकि जो अंडरलाइन है या जो चीज़ें हैं उनको आप एक शॉर्ट टाइप में आपको नोट्स बनाते चलना है और आगे हमें पढ़ते रहना है। ये लेख चित्तौड़गढ़ जिले की गंभीर नदी, देखो गंभीर और गंभीरी दो अलग अलग नदियां हैं, तो ये गंभीर नदी की बात हो रही है, क्योंकि गंभीर नदी तो आपको अगर याद हो, आपको स्मरण रहा हो, तो अब जब हम बेराट का एक अलग से अपने अध्ययन किया था, एक अध्ययन किया था हमने बेराट लेख के बारे में, तब गंभीर नदी के बारे में चर्चा की थी, जो गंभीर बाणगंगा की सहायक नदी थी। हम बात कर रहे हैं गंभीर नदी की, जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। इस पुल का निर्माण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां ने करवाया था और यहाँ पे एक लेख लगवाया था। आगे देखिए, चिरवा का शिलालेख। देखो, ये चिरवा का लेख इंपॉर्टेंट लेख है, जो चिरवा उदयपुर में एक मंदिर के बाहरी द्वार पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण और आज भी वैसी की वैसी स्थिति में आपको वहाँ मिल जाएगा। इसकी PDF के बाद में हम आपको वो फ़ोटो भी अवेलेबल करवा देंगे। जितने भी अपने लेख हैं सबकी अपने फ़ोटो अपने पास है, उपलब्ध है, उनको सब। इसमें एडिटिंग का टाइम नहीं था, इसलिए हम इसको पूरा नहीं कर पाए, आगे हम सारी चीज़ करवा देंगे। ये जो इस शिलालेख में ना बापा राहुल के जो वंशज थे, जिनमें पदम सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह की, इनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है।
दूसरी बात, जेतर सिंह की जो पराक्रम है उसकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि वो शत्रु राजाओं के लिए प्रलय मारुत के समान था और मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल प्रदेश और दिल्ली के सुल्तान उसके मान मर्दन में थे। जेतर सिंह ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि किस लेख से हमें जानकारी मिलती है कि जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को हराया भूताला के युद्ध में, तो ये इसी लेख से यानी कि चीरवा के लेख से हमें जानकारी मिलती है कि जेतर सिंह ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया। ये लेख बागेश्वर और बागेश्वरी की आराधना से आरंभ होता है। इस लेख में हमें हाटे जाति के तलाकशु, चित्तौड़ में नियुक्त एक अधिकारी होता था हाटे जाति के तलाकशु, ये एक पद होता था, एक पोस्ट होती थी जो हाटे जाति का था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो नगर के सज्जन व ईमानदार व्यक्तियों की रक्षा और दुष्टों को दंड दिया करते थे। ये तलारक्स एक तरह से मतलब में जज का काम करते थे और ये गांव में एक प्रतिष्ठित पद हुआ करता था। किसी आदमी ने दूसरे आदमी की अगर चोरी कर ली तो चोरी वाले को दंड देना, अगर किसी ने और कुछ भी दूसरे के साथ मारपीट की, लड़ाई की, तो उन सबको आपस में उनका निपटारा करवाना, उनको न्याय देना, ये सारा काम तलारक्स करवाते थे। ऐसा आपको ध्यान रखना है। तलारक्स योगराज का बड़ा पुत्र पमराम भूताला के युद्ध में नागदा के जो पास था मारा गया था। तलारक्सों का कार्य मध्यकालीन कोतवालों के समक्ष था। डाटेड जाति के पास तलारक्स का पद वंश परंपरा से चला आ रहा था। देखिए ये कई सारे मेवाड़, अगर गोहिलों की बात करेंगे तो कई सारे पद थे जो वहाँ एक आगे चलकर ट्रेंड में हो गए कि वो उन पदों को बार बार, जैसे सलूम्बर के शासक थे तो सलूम्बर के शासकों ने इनकी सेवा की, तो फिर बाद में ये चलता रहा इनका आगे। इसमें आगे देखिए, चिरवा का लेखक रचयिता रत्न प्रभु सूरी था। ये चैत्रगच्छ के आचार्य भुवन सिंह के सूरी के शिष्य था। इस लेख का लेखक पार्श्वचंद था। उत्कीर्ण के केली सिंह था। वह शिल्पकार देलन था। 36 पंक्तियों नागरी लिपि में उत्कीर्ण चिरवा के लेख में 51 श्लोक हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये लेख मेवाड़ के राणा समर सिंह के समय लिखा गया। इस लेख में एकलिंगनाथ जी नागदा के अधिष्ठाता पशुपति योगियों इस मंदिर की व्यवस्था का उल्लेख है। इस लेख में चैत्रगच्छ के आचार्यों का भी वर्णन है। इस लेख में चिरवा गांव के प्रचलित सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राजस्थान के कई सारे लेखों से हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें एक चिरवा का लेख भी है 1273 का, जिससे हमें राजस्थान में सती के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम चर्चा करेंगे बीलू का लेख। बीलू का लेख 1237 ईस्वी। बीलू गांव पाली से प्राप्त इस लेख से ज्ञात होता है कि मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष राव शिया सतकुंवर का पुत्र था, जिसकी 1273 में मृत्यु होने पर उसकी रानी पार्वती ने वहाँ देवली कहते हैं गांव में, देवली कहते हैं, जिसे अगर हम बात करें तो जैसे ळ का जो वर्ड यूज आता है राजस्थानी भाषा में देवली बोलते हैं। तो देवली का मतलब एक बार मर जाने के बाद में सतियों के लिए जो पत्थर गड़ी ऐसा कुछ करते थे या ऐसा कुछ स्थान बनाते थे, उसको देवली कहते थे, स्थापित की। इस लेख के राव शिया के चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए, इसमें है रसिया की छत्री का लेख। रसिया की छत्री ये चित्तौड़गढ़ से उत्कीर्ण लेख है, वर्तमान में उदयपुर के म्यूजियम में सुरक्षित है। इस लेख की रचना नागर जाति के ब्राह्मण वेद शर्मा ने की। इस लेख में हमें मेवाड़ के गुहिल वंश बापा से लेकर नर वर्मा तक का तथा दक्षिण पश्चिम राजस्थान की वनस्पति खेर, पलास, आम, चंपा, केसर, अंगूर आदि के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान की वनस्पतियों की जानकारी देने वाला कौन सा एक लेख है, तो रसिया की छत्री वाला लेख है, 1274 ईस्वी का है। इसके बारे में इस लेख से ज्ञात होता है कि दापा ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त किया था, यज्ञ स्तंभ स्थापित करवाया था। जो यूप है स्तंभ, उसी तरीके का एक यज्ञ स्थापित करवाया था। आगे देखिए, इसमें आबू के मंत्री पार्श्वनाथ मंदिर का लेख, क्योंकि मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा जो हैं तेज सिंह की रानी जय तल्ला देवी ने नाथ आचार्य भृत्रपुरी के उपदेशों से प्रभावित होकर चित्तौड़ में पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसा इस लेख से हमें जानकारी मिलती है। आगे अचलेश्वर का लेख देखो, अचलेश्वर महादेव भी है और ये आबू यानी कि शिरुई में है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के पास मठ की एक चौपाल की नवा तथा दीवार पर पास में एक दीवार है, वहाँ ये लगा हुआ है। पद्यमयी संस्कृत में लिपिबद्ध इस लेख में मेवाड़ के गुहिल वंशीय बापा से लेकर गुहिल वंशीय समर सिंह तक की वंशावली मिलती है।
इसमें 62 श्लोकों में लिपिबद्ध इस लेख के रचयिता वेद शर्मा है। लेखक सुखचंद्र, उत्कीर्ण शिल्पकार करम सिंह था। इस लेख से ज्ञात होता है कि हारिस ऋषि ने नागदा में तपस्या की तथा उनके आशीर्वाद से बापा को राज्य प्राप्त हुआ। इस लेख में मेदपाट यानी कि प्राचीन नाम था मेवाड़ का। मेदपाट के संबंध में ज्ञात होता है कि बापा के द्वारा दुष्टों की चर्बी, मद, मर्दन जो शब्द आया था वो यहीं से आया है। यहाँ की भूमि गीली हो जाने के कारण इसे मेद घाट कहा गया। इस लेख से ज्ञात होता है कि अश्लेश्वर के मठाधीश भावशंकर के कहने पर समर सिंह ने अश्लेश्वर मठ का जीर्णोद्धार करवाया तथा तपस्या हेतु भोजन का प्रबंध करवाया। अश्लेश्वर प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई तथा ध्रुम्रराज परमाणु का मूल निर्माण पुरुष या आदि पुरुष था। देखिए, अग्निकुंड से उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं राजपूतों की, तो ये एक तो अश्लेश्वर महादेव है, ठीक है। एक अश्लेश्वर महादेव के अलावा एक अपने जो पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया, पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रप्रदय द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो जो कि पूरा उसके पुत्र ने करवाया था। पृथ्वीराज रासो लिखा गया था चंद्रप्रदय द्वारा, ठीक है। चंद्रप्रदय ने जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई है। अग्निकुंड से कैसे? उन्होंने ये कहा कि जैसे ऋषि ने अग्निकुंड स्थापित करके वहाँ से उस यज्ञ कुंड की रक्षा करने के लिए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने ऐसा काम किया कि जितने भी उसके अग्निकुंड को खराब कर रहे थे या उसमें म्लेच्छ जाति के लोगों ने उसको तपस्या भंग करने की कोशिश की, तो उसकी समाप्ति के लिए वहाँ से 4 निकले, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि जैसे परमार है, चोल है, चालुक्य और चौहान है। तो चालुक्य, चौहान, परमार ये जो निकले तो ये इस अग्निकुंड से निकले, ऐसा इसमें उल्लेख है। तो ये इस अपने जो अश्लेश्वर का लेख है उसमें भी ये प्राप्त होता है। आगे देखिए, पटनारायण का लेख 1287 में, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इस जो लेख है उसमें एक इम्पोर्टेंट जो ऋषि वशिष्ठ थे जिन्होंने वो यज्ञ किया था, जो मैंने अभी लिखवाया आपको, तो ये गुरु वशिष्ठ ने आपको जो यज्ञ किया था उसके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। और यहाँ से परमार धूम्रराज की उत्पत्ति हुई, ऐसा उत्पत्ति के बारे में ऐसा देखो। वहाँ से जो निकले हैं कौन कौन से, एक तो चौहान, चौहान के अलावा प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार के नाम से कहलाए, और उसके अलावा परमार, परमारों के अलावा चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, इनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये 4 जो वंश है वो अग्निकुंड से निकले, ऐसा पृथ्वीराज रासो में भी है और ऐसा अपने इस अश्लेश्वर के लेख में भी है। ये ध्यान रखने की बात है। पटनारायण का मंदिर जो, क्योंकि सिरोही गांव का एक गिरवर गांव है सिरोही जिले में, वहाँ से प्राप्त होता है, तो वहाँ जनरली उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से केवल परमार, केवल परमारों के बारे में लिखा हुआ है। इसमें पूरी डिटेल नहीं लिखी है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में तो पूरी चीज़ें लिखी हुई कि 4 वंशों की यहाँ से उत्पत्ति हुई है। आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं जूना के आदिनाथ का लेख। देखिए, ये लेख जूना गांव के आदिनाथ मंदिर बाड़मेर से मिला है। ये इस लेख से ज्ञात होता है कि 13वीं शताब्दी में जूना एक व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। इस व्यापारिक केंद्र से यहाँ से ऊंट, घोड़े, बैल आदि का माल लेकर जाते थे। इस लेख से 13वीं शताब्दी की व्यापार व्यवस्था, व्यापारिक मार्ग एवं मुद्रा कर आदि का जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, अगर हमें 13वीं शताब्दी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र जूना गांव ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, आर.एस. मेंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें इस लेख का अगर हम अपने जो उत्तर को जस्टिफाई करने के लिए अगर हम ऐसा उदाहरण एग्जाम्पल हम देते हैं, तो वो शायद उत्तर ज़्यादा तरीके से अच्छा सटीक रहेगा, ऐसा हमें लिखना भी चाहिए। आगे देखिए, जावर प्रशस्ति। हम जावर प्रशस्ति की बात करें, 1421 की उदयपुर में जावर माइंस से ही के पास ही ये प्राप्त हुई है। जो महाराणा कुंभा की पुत्री थी उसी ने जावर माइंस की खुदाई करवाई थी, ऐसा माना जाता है। वो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, ऐसा इस लेख में लिखा गया है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक अपना अध्यापन करेंगे। अपने वीडियो की जो समय सीमा है वो यहाँ तक रहेगी। अब इसके बाद में जो बाकी, क्योंकि अपने लगभग 23 जो अभिलेख हैं वो बाकी रहे हैं, लेख 73 हैं। हमने कोशिश की है कि लगभग सभी लेखों को हम समायोजित करें। हालांकि राजस्थान के लेख इससे भी ज़्यादा है। इन लेखों को संपूर्णता के साथ तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में ज़रूर हम चर्चा करेंगे। जितनी भी कुछ चीज़ें हैं हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और आगे हम चल रहे हैं जैसा भी है। तो आगे के लिए नमस्कार। दूसरे वीडियो हम कल मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद।